आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल में बिहार। ठीक है। इसका मतलब होता है मौर्य के बाद। मौर्य प्रशासन समाप्त हो जाएगी। मौर्य काल आप लोग पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे शुंग देखेंगे, कण्व देखेंगे। ये सारे वंश आएंगे जो कि मौर्य के बाद आए। ठीक है। अब देखेंगे मौर्य सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। क्या नाम था? मौर्य सेनापति की बात करेंगे। इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि बात करेंगे ब्राह्मण थे। क्या थे ये? पुष्यमित्र शुंग की बात करें, क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है। और अंतिम मौर्य शासक की बात करें, उनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है। अंतिम मौर्य शासक की बात करें, उनका नाम क्या था? बृहद्रथ था। और मौर्य के सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने मतलब क्या किया? हत्या कर दी। बृहद्रथ की मतलब क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है। और हत्या करके खुद क्या किया इन्होंने? मगध की गद्दी को मतलब क्या किया? हथिया लिया। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा का विजय अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें उसने यूनानियों पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, पुष्यमित्र के शासनकाल में क्या होता है? यूनानी पे विजय प्राप्त किया जाता है। और उसका पुत्र का नाम था, क्या नाम था? अग्निमित्र। ठीक है। नाम काफी प्रसिद्ध है। अग्निमित्र की कहानी भी बताऊंगा। ठीक है। अग्निमित्र का नाम आपको ध्यान में रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग का मतलब क्या है? पुत्र है ये। इनसे कौन सा विजय जुड़ा हुआ है? तो ध्यान में रखना, विदिशा का विजय अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें किसको हराया गया? तो यूनानी को हराया गया। ठीक है। शुंग काल में राजधानी कहाँ थी? तो अभी भी राजधानी कहाँ रहेगी? तो पाटलिपुत्र ही आपकी राजधानी थी। लेकिन जाकर राजधानी पे नया राजधानी बनता है विदिशा। ठीक है। तो लेकिन बाद में फिर पाटलिपुत्र बन जाता है, लेकिन अभी फिलहाल जो राजधानी जो रहेगी शुंग काल में, राजधानी कहाँ रहेगी? तो आपका विदिशा इसकी राजधानी रहेगी। ठीक है। ध्यान में रखना। पुष्यमित्र सिंह की बात करेंगे, मैंने पहले ही बताया ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। कहते थे बौद्ध धर्म पे बहुत अधिक इसने आतंक किया था। बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वालों को इन्होंने मतलब समाप्त करवा दिया था, हत्या करवा दी थी, ऐसा पुष्यमित्र शुंग पे आरोप लगते हैं। ठीक है। रीजन क्या था? ब्राह्मण था। तब ब्राह्मण होने के नाते इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? ठीक है। तो दो करवाए थे। कौन कितने करवाए थे? दो करवाया था। जब कोई भी यज्ञ करवाओगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पंडित होना चाहिए, फिर ब्राह्मण होना चाहिए। तो ये फिर उस समय पुरोहित बोला जाता था, जो कि राजा का एडवाइजर भी होता था। ठीक है। जो कि धार्मिक कार्यों को देखता था। तो कौन थे? पतंजलि थे। क्या नाम था उनका? ये दो अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने करवाया, तो वहां पे इनके पुरोहित कौन थे? तो पुरोहित ध्यान में रखिएगा पतंजलि थे। यह भी पूछा जाता है पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तब पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। यह भी पूछा जाता है पतंजलि किसके समकालीन थे? तब पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है। शुंग काल में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। ठीक है। तो डेमेट्रियस कौन था? डेमेट्रियस की बात करेंगे तो यवन आक्रमणकारी था। इसने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया। ठीक है। उस समय कौन था? शुंग काल ही चल रहा था। ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग ने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? तो सेनानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो सेनानी की उपाधि धारण किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घकाल तक मौर्यों की सेना का सेनापति होने के कारण इसी रूप में विख्यात है। ये मौर्य का सेनापति था। ठीक है। सेनापति था ना, जिसमें इसने बृहद्रथ की हत्या की। तो बाद में तो ये शासक बन गया, लेकिन सेनापति था काफी लंबे समय तक। इसीलिए इनको सेनानी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है। तथा राजा बन जाने के बाद भी उसी उपाधि बनाए रखी। ठीक है। उस समय सेनानी की उपाधि धारण इसलिए की थी क्योंकि ये सेनापति था। लेकिन 185 में आप देखोगे इसने क्या किया? किसकी हत्या कर दी? ठीक है। 185 में इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। और बृहद्रथ की हत्या करके इसने शासक बन गया, लेकिन इसकी जो सेनानी की उपाधि जो थी उसको इसने समाप्त नहीं किया। इसने सेनानी की उपाधि जो थी वो बना के रखी थी। ठीक है। आप देखोगे पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक होते हैं। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो कि सबको आपको इतना आपको नहीं ध्यान में रखना है। दो शासक को ध्यान में रखिए, अग्निमित्र। और एक शासक के नाम से देवभूमि को याद रखिए, अंतिम शासक था। ठीक है। तो अग्निमित्र इसका पुत्र था, जो कि विदिशा विजय जीता था। विदिशा का विजय का श्रेय अग्निमित्र को जाता है। ध्यान में आपको रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। और अग्निमित्र को इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे संबंधित एक नाटक है जिनका नाम क्या है? माल विगागी मित्रम। क्या नाम है यार? हाँ, यही नाम है, माल विगागी क्या बोलते हैं उसको, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। और इस माल विकाकी मित्र में एक किसका विजय का चर्चा मिलता है? यूनानियों का विजय का भी चर्चा मिलता है, यूनानी आक्रमण का चर्चा मिलता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
शुंग काल में, ठीक है, जाहिर सी बात है, शुंग लोग क्या थे, ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान किया। ये दोनों का पतन हो गया था। पतन क्यों हो गया था? मालविका की मित्रम कहते हैं, ठीक है। पतन क्यों हो गया था कि जो अशोक जब शासक बना तो उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना शुरू किया। और अशोक के देखा देखी आगे के शासक ने भी बौद्ध धर्म को ही राज्य संरक्षण देना शुरू किया, ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म जो था उसका पतन होना शुरू हो गया और संस्कृत भाषा भी विलुप्त हो गई थी। लेकिन जब ये शुंग शासक जो पुष्यमित्र शुंग जब सत्ता में जब आया तो इसने संस्कृत भाषा को और साथ में ब्राह्मण धर्म को दोनों का मतलब क्या किया, फिर से मतलब मेन स्ट्रीम में लाकर मतलब लाना, मतलब क्या किया, शुरू किया, ठीक है। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में हुई, ठीक है। मनुस्मृति क्या है? इसको बोले हिंदू विधि ग्रंथ। क्या बोला जाता है मनुस्मृति को? हिंदू विधि ग्रंथ बोला जाता है। जिसके संस्थापक की बात करेंगे तो सबसे पहला पुरुष की बात करेंगे, मनु को माना जाता है, जो कि विधि निर्माता थे, भारत के आधुनिक पुरुष, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखेंगे। तो उन्होंने शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना की थी, ठीक है। और मनुस्मृति में 4 वर्णों में, ठीक है, ब्राह्मण को मतलब क्या बताया गया था, श्रेष्ठ बताया गया था। तो कभी कभी देखिएगा मनुस्मृति के ऊपर कभी कभी विवाद भी होता है, ठीक है। मनु भारत के प्रथम विधि निर्माता थे। आधुनिक भारत में मनु किनको कहा गया है? मनु ऑफ मनु मॉडर्न इंडिया। भीमराव अम्बेडकर। हाँ, हाँ, अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु अम्बेडकर। कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पे अपना अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपने साम्राज्य में वैदिक धर्म एवं कर्मकांडीय आदर्शों की स्थापना की, ठीक है। अब वैदिक धर्म किससे? ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। और जब वैदिक धर्म में क्या है, बहुत सारा कर्म कांड है, तो उनको भी इसने फिर से मतलब क्या क्या प्रतिस्थापित किया। बौद्ध धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म में सारे कर्म कांड को समाप्त कर दिया गया था। बौद्ध धर्म का करना था जो कर्म कांड जो लोग करते तो पाखंडी है, ठीक है। और अशोक भी इसको पालन कर रहा था। तो अशोक के शासन काल में कर्म कांड पूरी तरीके से उपेक्षित हो गए थे। यहाँ तक कि अशोक तो शादी ब्याह में थोड़ा सा एंजॉय होता, बैंड बजता है, या फिर बहुत सारे धार्मिक काम में आप देखोगे, उन सब पे भी पूरी तरीके से उसने रोक लगा दिया था, ठीक है। मतलब धार्मिक समारोह होने पे भी रोक था, ठीक है। कोई, अब ऐसा नहीं किसी किसी धर्म को टारगेट किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अशोक के शासन काल में किसी धर्म विशेषज्ञों को टारगेट किया गया था, लेकिन जो समारोह वगैरह होते थे उन पे प्रतिबंधित था। लेकिन इनके समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में, क्योंकि ब्राह्मण थे, इन्होंने वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया, क्रम कांड के जो आदर्श जो थे उसको भी स्थापित किया, जो कि सम्राट अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे। इसी कारण इस काल को वैदिक ब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म फिर से मतलब यहाँ पे, ठीक है, फिर से मतलब उदय होना, मतलब क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। विद्वानों के अनुसार शुंग काल में महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र, ठीक है, ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के नाते बौद्ध धर्मावलंबियों पे बहुत अत्याचार किया, अनेक बौद्ध अश्लों को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, इसलिए बहुत सारे बौद्धों को इसने कत्ल करवाए, बौद्ध धर्मावलंबियों पे बहुत अधिक अत्याचार किया, और बौद्ध स्थलों को मतलब क्या किया, इसने नष्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा भी आरोप इस पे लगता है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। लेकिन उसने कुछ बौद्धों को अपनी मंत्री भी नियुक्त कर रखा था, ठीक है। ऐसा नहीं से, अगर निगेटिव फैक्ट अगर मिलता है तो पॉजिटिव फैक्ट भी है, इसने बहुत सारे बौद्ध जो लोग जो थे उनको अपना मंत्री बना रखा था, ठीक है। पुराणों की बात अगर माने तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। और उसका शासनकाल की बात करेंगे तो 185 से लेके 148 तक चला, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। 36 वर्षों तक इसका प्रशासन जो था चला। पुष्यमित्र शुंग के समय अगर बात करेंगे तो मगध साम्राज्य उत्तर में हिमालय, जो कि अभी में भी है, दक्षिण में बरार, ठीक है, जो कि दक्षिण में कर्नाटक में पड़ता है बरार आपका, पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में मगध तक फैला हुआ था, ठीक है। डेट मीन्स बिहार की बात करेंगे तो बिहार जो था पूर्व में था, अभी भी है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था अग्निमित्र शासक बना, और कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्र के रूप में चर्चा मिलती है, ठीक है। मालविका कौन थी? मालविका जो थी दरबार में काम करने वाली एक महिला थी, महिला ने लड़की कह लीजिए, ठीक है।
और मित्रम अग्निमित्र की बात करेंगे तो मालविका के चित्र से, ठीक है, अग्निमित्र को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, ठीक है, मतलब उसके चित्र से ही प्रेम हो जाता है। तो कालिदास का जितना भी रचना है ना, किसी न किसी प्रेम कहानी से ही संबंधित है, ठीक है, सब में किसी ने कोई ना कोई आपको लव स्टोरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मालविका जो थी दरबार में काम करने वाली एक महिला थी, जिससे अग्निमित्र को प्रेम हो जाता है, उसको कालिदास ने बहुत अच्छे तरीके से मालविका की मित्र में दिखाया, जो कि अग्निमित्र और मालविका की मतलब क्या है, प्रेम कहानी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये मालविका की मित्रम इसलिए भी क्योंकि इसमें यवन यवन आक्रमण का चर्चा आपको देखने को मिलता है, जो ठीक है, जिसको विदिशा पे आक्रमण करता है तो पुष्यमित्र सुंग किसको भेजते हैं, तो अग्निमित्र को भेजते हैं, और अग्निमित्र यवन को हराकर विदिशा को सुरक्षित कर देता, तो वो भी इसमें है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो पुष्यमित्र सुंग के प्रयास से पाणिनि कृत अष्टाध्यायी जैसे दुरूह ग्रंथ पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, ठीक है। अब अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया, जो कि एक तरह का संस्कृत व्याकरण है, ठीक है, बहुत इसको समझना कठिन था। जब जिस किसी भी चीज को जब समझना जब बहुत अधिक कठिन होता था तो उसके ऊपर एक टीका लिखी जाती थी, क्या लिखा जाता था, ठीक है, टीका कह लीजिए, फिर महाभाष्य कह लीजिए। तो यहाँ पे ठीक है, अष्टाध्यायी के ऊपर, ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ठीक है, ताकि इसको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो पतंजलि ने अष्टाध्याय के ऊपर महाभाष्य किसने लिखा, तो पतंजलि ने लिखा, जो कि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे, उनके दरबार में रहते थे। और पुष्यमित्र सुंग को इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पतंजलि ने, तो क्या बताएंगे, तो 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अष्टाध्यायी लिखने वाले पाणिनि की बात करें तो व्याकरणाचार्य थे, ठीक है, या फिर व्याकरण के शास्त्री थे। और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो ध्यान में रखेंगे, तो पटना मनेर के रहने वाले थे, ठीक है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, जिनको भागवत के नाम से जानते हैं, शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक, ठीक है, एंटीला किड्स का राजू हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, ठीक है। जब हेलियोडोरस जब आता है, ठीक है, जब हेलियोडोरस जब आता है भारत में, विदिशा में जब वो प्रवेश करता है तो भागवत धर्म से बहुत अधिक, ठीक है, प्रभावित होता है वो, मतलब भागवत धर्म को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और हेलियोडोरस जो था विदिशा में, ठीक है, एक स्तंभ स्थापित करता है, जिसको बेसनगर अभिलेख क्या बोलते हैं उसको यार, ठीक है, उसको विदिशा में वासुदेव के सभा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, जिसको कौन सा अभिलेख बोलते हैं, बेसनगर है क्या, ठीक है, आई थिंक वही है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। तो हेलियोडोरा जो था किसका राजदूत था, एंटियाल किड्स, क्या नाम था उसका, एंटिया किड्स का राजदूत था, ठीक है। तो वासुदेव के समय में क्या स्थापित करवाया है, ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया किसने, तो हेलियोडोरस ने, ठीक है। शुंग काल में आप देखोगे तो पाषाण शिल्प स्थापत्य का स्वरूप ग्रहण करके अपने शिखर पे पहुंच गया था, ठीक है, मतलब एकदम टॉप पे था। तो शुंग काल में पाषाण शिल्प, पाषाण का मतलब क्या होता है, तो पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। तो पत्थर का जो कला जो था, पाषाण शिल्प स्थापत्य का स्वरूप ग्रहण करके, ठीक है, मतलब आर्किटेक्ट कह लीजिए, अपने शिखर पे पहुंच गया था। बोध गया में की स्तूप, बेष्टनी, वेदिकाएं, तोरण द्वार इनके प्रमाण है, जो कि मुख्यतः किससे बनाए जाते थे, पाषाण से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। सबको रूप किससे दिया गया, पत्थर से दिया गया था। तो शुंग काल में ये अपने चरम पे थे। शुंग काल के अनमोल थाती बुलंदीबाग से प्राप्त स्तंभ है, जिसपे अंकित नाग पुष्प शिल्प धार्मिक अभिप्राय और मानता का बेजोर प्रतिबिंब है। इसका संबंध पूजन से है, ठीक है। बोध गया के मंदिर, ठीक है, बोध गया के विशाल मंदिर के चारों एक छोटी पाषाण वेदिका भी आपको देखने को मिलती है। इसका निर्माण ही शुंग काल में हुआ था। इसे कमल, राजा, रानी, पुष्प, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि भी प्रमुख है। तो ये बचाव करता है, किसका बचाव करता है, पुष्यमित्र शुंग को बचाव भी करता है, ठीक है। आप बोलोगे सर बचाव क्या हुआ, तो पुष्यमित्र शुंग पे आरोप लगते हैं इसने बौद्ध धर्मावलंबियों की हत्या करवाई, बौद्ध स्तूप जो था उनको नाश कर दिया। तो फिर जब इतना सब कुछ जब किया ही, तो बोध गया में विशाल मंदिर के चारों ओर, ठीक है, वेदिका बनाने का क्या इसका जरूरत था, ठीक है। वेदिका क्या होता है, मंदिर जो हुआ ना, मंदिर से जो मंदिर, यहाँ पे मेन मंदिर है, ठीक है, इसके चारों ओर मतलब छोटा छोटा मूर्ति है, ठीक है। तो ये क्या जरूरत है इनको बनाने का, ठीक है, ये तो तोड़ रहे थे ना, तो तोड़ते ही, ठीक है। तो फिर ये बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। तो ये मैटर करता है, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये मैटर करता है, ये बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो ये बनाया था, किसने बनाया था, तो ध्यान में रखना है, किसने बनाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए थे, ठीक है। क्या क्या है, तो कमल है, राजा है, रानी है, पुरुष है, पशु का बना हुआ, बोधि वृक्ष का बना हुआ, छत्र का बना हुआ, त्रिरत्न का बना हुआ, कल्प वृक्ष का बना हुआ आदि प्रमुख है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न कभी कभी ये पूछ देता है, जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्या शुंग काल में बाल विवाह होता था। तो बिल्कुल बाल विवाह का प्रचलन था शुंग काल में, ठीक। कन्याओं के विवाह की बात करेंगे तो 8 से लेके 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था, मतलब 8 से लेके 12 वर्ष की आयु में लड़कियों की विवाह शुंग काल में कर दी जाती थी, ठीक है। साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक आपको ध्यान में रखना हुई द लास्ट किंग, ठीक है। तो अंतिम शासक की बात करें देवभूति था, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ था, तो बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। आप पुष्यमित्र शुंग मतलब शासक बना, ठीक है। उसी तरह अंतिम शासक की बात करेंगे तो देवभूति था, और देवभूति की भी हत्या उसकी आमत्य ने कर दी, उसके मंत्री ने ही कर दी, ठीक है। इसका नाम था, क्या नाम था, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी। अब वासुदेव ने एक नया वंश बनाया जिसका नाम पड़ा कण्व वंश, ठीक है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो गए, तो देवभूति हो गए, ठीक है, जो कि क्या थे, तो शुंग वंश के अंतिम शासक थे। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 75 ईस्वी पूर्व में हो गई, ठीक है। अब ये कब से कब तक चला, तो 185 से लेके 75 तक चला, ठीक है। कितने वर्षों तक चल गया, तो 110 वर्षों तक शुंग वंश आपका चला अप्रोक्स, ठीक है। और जिसमें से देवभूति की बात के अंतिम शासक था 75 ईसा पूर्व में, इसकी हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या करने वाला को खुद इसका अमात्य था, इसका मंत्री था, सचिव था, इसका नाम था वासुदेव। तो शुंग वंश में किस धर्म को बढ़ावा मिला, तो ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिला। और कण्व वंश की बात करेंगे तो यह भी ब्राह्मण धर्म को ही मानने वाला वंश था, ठीक है। तो शुंग और कण्व दोनों के दोनों ब्राह्मणवादी वंश थे। इसलिए ब्राह्मण धर्म शुंग के बाद भी फलते फूलते रहेगा, जो कि अशोक के समय क्या था, अपने पतन की ओर चला गया था, ठीक है। वासुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। तो ये वासुदेव के बाद आप लोग ना सुशर्मा आपको ध्यान में रखना। फिर जैसे मैंने क्या बताया, आप देखोगे तो अंतिम शासक वृद्धरथ था, किसका, मौर्य का, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। तो शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करें देवभूति था, उसकी हत्या कण्व वंश के फाउंडर देवभूति ने कर दी। और कण्व वंश का अंतिम शासक जो था, ध्यान में रखेंगे, जिसका नाम था सुशर्मा, ठीक है। और सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसने कर दी सुशर्मा की हत्या, तो उसका हत्या हम्म, शिमुख ने कर दी। किसने कर दी, शिमुख ने कर दिया। शिमुख ने एक नया वंश बना दिया, एक नया बनाया, जिसको बोलते हैं आंध्र सातवाहन। क्या बोलते हैं, शिमुख ने हत्या की और एक नया वंश बनाया जिसका नाम था आंध्र सातवाहन। तो शुड बी लर्न, ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए वासुदेव की बात करेंगे, ठीक है। वासुदेव जो कि मतलब देवहूति की हत्या करके जो शासक बना था, वो 9 वर्षों तक रूल किया। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत क्या, पुराण से आपको इसकी जानकारी मिलती है। और कण्व ध्यान में रखेंगे, कण्व लोग भी क्या थे, कण्व लोग क्या थे, ये भी ब्राह्मण थे। शुंग की तरह कण्व भी क्या थे, ब्राह्मण थे। इसके शासनकाल में मगध राज संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक सीमित हो गया था, मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया था, ठीक है। तो मगध का राजनीतिक महत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। और कण्व वंश का अंतिम शासक आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था, कण्व का अंतिम शासक क्या था, सुशर्मा। क्या नाम है, सुशर्मा। इसकी हत्या कौन करेगा, शिमुख। आंध्र कौन करेगा, हम्म, शिमुख, ठीक है। और शिमुख नया वंश बनाएगा जिसका नाम क्या पड़ेगा, तो आंध्र आंध्र सातवाहन, ठीक है। आंध्र तो मगध पे सतवाहन। आप क्या पढ़े अभी, मगध पे सबसे पहले, मगध में जब हम लोग पढ़े मौर्य था, मौर्य के बाद क्या आ जाएगा, शुंग आएगा। शुंग के बाद क्या आएगा, तो कण्व आएगा। और कण्व आंध्र के बाद क्या है, तो आंध्र सातवाहन, ठीक है। सतवाहन। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब देसी थे, ठीक है। अब विदेशी राजा भी आएंगे, जैसे कुषाण की बात करेंगे तो ये चीन की तरफ से यूची जनजाति था, ये विदेशी थे, ठीक है। ये लोग क्या था, चरवाहा था। क्या था, कुषाण लोग क्या था, चरवाहा। और चरवाहा क्या होता है, ये पशु को चराने के लिए नए जगह की खोज करते रहते हैं, ठीक है। तो यूची कबीले, यूची जनजाति से संबंध रखते थे, ये पशु का चरागाह के खोज खोज करते करते भारत में प्रवेश, ठीक है। अब भारत में प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं, ये लुटेरा नहीं थे। लुटेरा क्या होता है, दूसरे जगह से आके लूटता है फिर भाग जाता है, ठीक है। ये लुटेरा नहीं थे, मुगल भी लुटेरा
नहीं थे, भले ही मुगल विदेशी थे, वो बाहर से आए, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपना क्या बनाया, घर बना लिया। लुटेरा आप अंग्रेज को बोल सकते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करें, वो लुटेरा थे। उनको जब भी मौका मिलता था भारत को संपत्ति को कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। लेकिन कनिष्क की बात करेंगे जो कि ग्रेट शासक माना जाता है, दूसरा अशोक कहते हैं कनिष्क को, ठीक है। वो हो गया, फिर मुगल हो गया, ये भारत में आए और भारत में ही रहे, ठीक है। लेकिन ये विदेशी थे, ठीक है। कुषाण अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब के सब देसी थे, ये विदेशी थे, ठीक है। और इसका फाउंडर की बात करें, कुषाण वंश की फाउंडर की बात करेंगे तो कुजुल कटफिशस था, ठीक है। लेकिन इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ, ठीक है, भीम कटफिशस का पुत्र जो था, ठीक है, वो क्या था, कनिष्क था। इन लोगों ने सोने के सिक्के वगैरह खूब जारी किए थे, ठीक है। तो कुषाण आई थिंक बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कल पढ़ाऊं, नहीं छोटा ही है, ठीक है। पढ़ा दूं कुषाण? पढ़ा दो फिर पढ़ा से। दिए सर। कल से गुप्त काल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि कुषाण लोग जो थे, ये भारत में जब क्या चीज की खोज करते, इसमें नहीं दिया हुआ, क्या चीज की खोज करते हुए पहुंचे भारत में, चारा, सिल्क ठीक रूट। है। सिल्क रूट से आए थे, ठीक है, चारा की खोज करते हुए। सिल्क रूट भारत से होकर गुजरता था ना, सिल्क रूट का खोज नहीं करता, सिल्क रूट पे इनका कमांड था। अगर पूछा जाएगा भारत में किस वंश का सिल्क रूट के ऊपर कमांड होता था, तो कुषाणों का था। किसका था? कुषाणों का था, ठीक है। ये चारा के खोज करते करते, क्योंकि उधर जो था ना चीन की तरफ बर्फ जम जाता था ना, लोग खोज करते करते भारत की सीमा में प्रवेश किए, ठीक है, क्योंकि भारत में तो सब जैसा मौसम मिलता है। तो कुषाण की स्थापना लगभग, कुषाण वंश की स्थापना 100 ईसा पूर्व में कुजुल कटफिशस के द्वारा किया गया, ठीक है। अब कुजल कुजल कटफिशस के बाद इसका जो शासक जो बना, भीम कटफिशस, ठीक है। और यही जो व्यक्ति जो था ना, भीम कटफिशस, इसी ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा भीम कटफिशस ने केवल स्वर्ण सिक्के जारी किए, गलत हो जाएगा। भीम कटफिशस पहला शासक जो था, उसने स्वर्ण सिक्के जारी किए, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में उसने तांबे के सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। तो सोना और तांबा दोनों होगा, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम वगैरह जब देने आप जाते हो, ठीक है, तो जहां पर केवल वगैरह लग जाए ना, ऑप्शन पे जोड़ो, तो नहीं होता, गलत हो जाता है, ठीक है। सोना का सिक्का था, लेकिन जो नॉर्मल सिक्का जो होता था वो हमेशा से चलन में रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए जब पाषाण काल से, जैसे ही इंसान जब धातु युग में प्रवेश करता है, जहां पे औजार पाषाण से मतलब पत्थर के औजार जो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसका, उसमें क्या बोलते हैं उसको यार, तांबा, तांबा, हाँ तांबा में, कांस्य युग में। तो क्या कांस्य युग में प्रवेश करने के बाद इंसान ने पूरी तरीके से कांस्य के ऊपर उनकी निर्भरता होगी, पाषाण से पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए? तो नहीं, वो पाषाण का प्रयोग करते थे, धीरे धीरे कांस्य के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से पाषाण को नहीं छोड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तांबा के सिक्के चलता था, इसने सोने के सिक्के चला, लेकिन तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। और इनके सिक्के पे शिव थे, नंदी थे, त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो शैव धर्म को मानते होंगे लोग, कुषाण लोग, कुषाण के समय शैव धर्म को बढ़ावा था। भीम कटफिशस का पुत्र था कनिष्क। भीम कटफिशस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का राजा हुआ। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक की बात करेंगे, कनिष्क ही था, ठीक है। तो कुजुल कटफिशस, भीम कटफिशस और फिर कनिष्क। और इसके समय जो राजधानी जो थी ना, दो राजधानी थी कनिष्क, एक पेशावर हुआ करता था जिनको पुरुषपुर के नाम से जानते थे, जो प्रशासनिक राजधानी थी, और दूसरी राजधानी जो थी मथुरा थी, ठीक है। अब मथुरा शैली जो था, एक मूर्ति कला का शैली जो था, इसे कुषाणों के समय ही ये शैली जो थी मथुरा कला जो था विकसित हुआ, ठीक है। तो मथुरा कला जो था विकसित हुआ किसके समय? कुषाण के समय विकसित हुआ। ये कला आपको ध्यान में रखना है, ये कला में भारतीय प्लस यूनानियों का, ये भारतीय प्लस ये कुषाण का जो था मिश्रण था, दोनों के मिलने से मथुरा कला बनता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मथुरा कला का विकास इसी के समय हुआ। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी, धार्मिक राजधानी थी। पुरुषपुर प्रशासनिक राजधानी थी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में था, ठीक है। कनिष्क ने, जो ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 78 ईसावी में, या अभी हम ईसवी में पहुंच चुके हैं, नॉट ईसा पूर्व, ईसवी, 78 ईस्वी में एक संवत चला जिसको शक संवत कहते हैं, ठीक है। अब भारत सरकार इसको क्या करती है, प्रयोग में लाती है, ठीक है। तो भारत सरकार जो था शक संवत को मतलब क्या करती है, प्रयोग करती है, जो कि कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 और 58 ईसा पूर्व में कौन चीज की शुरुआत है? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत।
कौन सा? ये विक्रम संवत है, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत है, 78 ईस्वी में शक संवत है, ठीक है। ये ईसा पूर्व है 58 वाला, ठीक है, ये ईस्वी है। कनिष्क की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय, तो महायान, ठीक है। मथुरा शैली या फिर गंधार शैली, दोनों का विकास किस पे हुआ, तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ, ठीक है। हालांकि दोनों दोनों गंधार शैली मथुरा शैली पूर्ण रूप से भारतीय नहीं था, ठीक है। इनमें बाहर का भी शैली का भी इस पे असर था, ठीक है, ध्यान में रखना है। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण कर दिया था। वहां पे जब आक्रमण किया तो वहां से इसने दो तीन चीजें ले ली। सबसे पहले क्या लिया, तो बुद्ध का भिक्षा पात्र ले लिया, ठीक है। और वहां से जब पाटलिपुत्र पे जो आक्रमण किया कनिष्क ने, तो वहां से एक विद्वान मिला जिसका नाम था अश्वघोष, ठीक है, जिसने कौन सी किताब लिखी, तो अश्वघोष ने किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित, ठीक है। कौन सी किताब सौंदर्य। लिखी अश्वघोष ने, सौंदानंद भी लिखा, साथ में लिखा बुद्ध चरित। बुद्ध चरित को बोलते हैं बौद्धों का रामायण। तो अश्वघोष इसको कहाँ मिल गया कनिष्क को, तो इसने आक्रमण किया था पाटलिपुत्र बिहार पे, इसने आक्रमण किया, वहां से इनको मिला कौन, अश्वघोष जैसे विद्वान मिल गया, साथ में मिल गया बुद्ध का भिक्षा पाटन मिला, एक और भी चीज मिला था, एक मिला था चमत्कारी मुर्गा, क्या नाम था उसका, चमत्कारी मुर्गा। तो तीन चीज जो था ये उठा कर लाया, कहां से उठा कर लाया, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण किया था, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार पे जो आक्रमण किया था, तीन चीजें मिला, इसमें दो ही चीज दिया हुआ है। एक अश्वघोष जैसे विद्वान मिल गया, बुद्ध जिसमें भिक्षा मानते थे, भिक्षादहीन, ठीक है, वो उठा के ले आया, और साथ में क्या लेकर आया, चमत्कारी मुर्गा लेकर आया, ठीक है। और अश्वघोष जो था बहुत ग्रेट पर्सनालिटी था, इसने लिखा बुद्ध चरित। अब बुद्ध चरित जो है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया बुद्ध चरित, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इसको बौद्ध का रामायण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बौद्धों का रामायण बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में क्या लिखा, तो साथ में इसने क्या लिखा, तो साथ में सूत्रालंकार भी लिखे, सौंदर्यानंद भी लिखे। ये तीनों ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखे। एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, इनमें से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने नहीं की है या फिर की है, ठीक है। बुद्ध चरित्र से बार बार इसकी भाषा पूछी जाती है, इसको बौद्धों का रामायण बोलते हैं, इसलिए बहुत लोग इसका आंसर पाली करके आते हैं, ठीक है। बट यू शुड रिमाइंडर, ये संस्कृत में लिखा गया था, किसमें लिखा गया था, संस्कृत में। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप देखें कनिष्क के दरबार में भी काफी ग्रेट पर्सनालिटी थे, एक पार्षद साहब थे, एक वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दैट टाइम दिया था। इनका नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चरक थे, चरक की बात करेंगे, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है। चरक को भारत का प्रथम चिकित्सक भी कहते हैं। चरक संहिता लिखी थी, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई थी, मतलब मेडिकल क्षेत्र के बहुत सारी चीजें जो थी चरक संहिता में दी गई थी, ठीक है। तो चरक थे जो कि चिकित्सक थे। नागार्जुन की बात की, इनको भारत का आइंस्टीन कहते, वो भी इनके दरबार में थे। अश्वघोष की बात करेंगे, बौद्ध दार्शनिक थे, वो भी इनके दरबार में थे। वसुमित्र भी थे, पार्श्व भी थे, इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। चरक की बात करेंगे तो कुषाण वंशीय कनिष्क के दरबार में जाने माने क्या थे, चिकित्सक थे, ठीक है। और इन्होंने चिकित्सा के ऊपर एक किताबें लिख दी थी, जैसे मेडिकल में नहीं होता, बहुत मोटा मोटा किताब होता है जिसमें सारा सोल्यूशन दिया रहता है। तो चरक ने डेट टाइम लिख दिया था कि किस उपचार में किस प्रकार का निदान किया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पीलिया रोग से ग्रसित है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज का यूज होगा, सारा कुछ उसने लिख दिया था। और उस पुस्तक की नाम जो थी क्या थी, चरक संहिता थी, ठीक है। और कुषाण काल या फिर कनिष्क कुल का अंतिम जो महान शासक जो था वासुदेव था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सोने का सिक्के जो जारी किए थे इस काल में, उसका नाम क्या था, भीम कटफिसस था, जो कि कुजुल कटफिसस का पुत्र था, ठीक है। और कनिष्क का पिता था भीम कटफिसस, ठीक है। तो इसने क्या चलाया, इसने सोने के सिक्के चलाए। अगर पूछा जाएगा सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे, ठीक है। लेकिन सोने के सिक्के, शुद्धतम सोने के सिक्के किसके जारी किए, तो कुषाणों ने शुद्धतम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन शुद्धता की बात करेंगे तो कुषाणों जैसी उनकी शुद्धता नहीं थी, ठीक है। अगर सब्जी बनाने के लिए बोला जाए तो 2 आदमी का बनाएगा तो जाहिर सी बात बहुत अच्छा बनेगा। अब 20 आदमी को ही खाना बनाना हो तो थोड़ा सा उसमें क्या होगा, क्वालिटी थोड़ा खराब हो जाता है। तो गुप्तों ने बहुत ही
बड़े पैमाने पे सोने के सिक्के जारी कर दिए, तो क्वालिटी उनका उतना नहीं रहा। लेकिन कुषाण के समय क्वालिटी द बेस्ट होता था, बेस्ट क्वालिटी का क्वालिटी था सोने के सिक्के के। लेकिन हिमनिनानी शासक जो था, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और कुषाण शासक की बात करेंगे तो ये लोग ब्राह्मण धर्म को भी मानते थे, लेकिन कनिष्क जो था उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। कनिष्क के समय में बौद्ध संगति भी होता है, जो कि चौथा बौद्ध संगति होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, तो कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध संगति होता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, अश्वघोष उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। वही अश्वघोष जिन्होंने क्या लिखा था, कौन कौन सा किताब लिखा अश्वघोष, तो बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, आनंद। और एक और किताब था, क्या नाम था उसका, हम्म, सूत्रालंकार, क्या नाम था उसका, तो सूत्रालंकार, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनके दरबार में नागार्जुन भी थे, ठीक है, अश्वघोष भी थे, वसुमित्र भी थे, सबके सब थे, ठीक है। चरक भी थे जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। अब कनिष्क कुल का अंतिम शासक है और वासुदेव, इनके समय दो कला बढ़ा था, मतलब दो शैली, जिसको स्टाइल कहते हैं, गंधारा स्टाइल और मथुरा स्टाइल, ठीक है। दोनों का दोनों जो था इसी के समय था, हालांकि पूर्ण रूप से देसी नहीं था, इसमें कुछ विदेशी असर भी था, ध्यान में आपको रखना है। इनके समय राजधानी की बात करेंगे तो दो राजधानी थी, मथुरा धार्मिक थी, और पुरुषपुर पेशावर की बात करेंगे तो प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से कनिष्क के कुषाण पढ़ा दिया, ठीक है। कल के क्लास में ऐसा करना आप लोग, गुप्त काल में बिहार पढ़ कर आना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गोल्डन पीरियड बोला जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो गुप्त काल में विज्ञान, गणित, मैथमेटिक्स, वाणिज्य, खगोल विज्ञान, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है, साहित्य हो गया, धर्म हो गया, दार्शनिक हो गया, इन सारे का बहुत ही मतलब बढ़ावा देखने को मिलेगा। और हम लोग एडी में प्रवेश कर चुके हैं, और जिसको इसी वजह से इसको क्लासिकल एज या फिर स्वर्ण काल के तौर पे भी गुप्ता पीरियड को जाना जाता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग गुप्ता पीरियड को पढ़ेंगे, और यहाँ से आपका भारत का एनिसेंट हिस्ट्री और बिहार दोनों कवर हो रहा है, ठीक है। बिहार का एनिसेंट हिस्ट्री जो भी है ना, सबके पास नेशनल एनिसेंट हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, तो इसीलिए भी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कल ये वाला सेगमेंट आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ कर